है मेन फिलॉसफी की क्लास, लेकिन हमारा जो नया सिलेबस है, ठीक है, उसमें सिर्फ फिलॉसफी नहीं रह गई। अब फिलॉसफी के साथ ना इस सब्जेक्ट का पूरा नाम जो हो गया है दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, लोक प्रशासन और केस स्टडी। केस स्टडी अपने आप में एक सब्जेक्ट नहीं है। दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, लोक प्रशासन तीनों के अंतर्गत जो आने वाले टॉपिक है उसी से रिलेटेड आपको कुछ केसेस दिए जाएंगे और उसी को समझकर आपको उन्हीं के क्रैक्स निकालकर आपको केस को सॉल्व करना होगा, है ना। जैसे कुछ समस्याएं दे दी जाती है, बहुत बेसिक सी समस्या है, आगे हम हजारों समस्याओं पर डिस्कस करेंगे, है ना। कि फॉर एग्जाम्पल जैसे बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, जैसे डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चन आते हैं कि जैसे आप सड़क से जा रहे हो, है ना, मतलब फॉर एग्जाम्पल आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, है ना, आपका 10 बजे से इंटरव्यू है, आप रास्ते से जा रहे हो, ऑटो में बैठे हो, एक्सीडेंट सामने देखे कि किसी का एक्सीडेंट हो गया और उसको बहुत जरूरत है हेल्प की, हॉस्पिटल पहुंचाने की, और वहां पे कोई और है नहीं जो उसकी हेल्प कर सके। ऐसी स्थिति में आपके क्या डिसीजन होंगे? ऐसे में कौन से परिस्थितियां आपके सामने क्रिएट होंगी? क्या आपको इंटरव्यू के लिए चले जाना चाहिए? क्या आपको एम्बुलेंस को फोन लगाना चाहिए, है ना। तो ऐसी बहुत सी परिस्थितियां होती है हमारे दैनिक जीवन में भी, डेली लाइफ में भी, जिसको हमें सॉल्व करना होता है। तो एक प्रशासनिक अधिकारी के लिए ये उम्मीद की जाती है कि उन सिचुएशंस का सामना बहुत आसानी से कर सके, है ना। एक दार्शनिक है, बहुत अच्छे समाजशास्त्री है, मनोवैज्ञानिक है, विल्फ्रेडो पेरेटो। विल्फ्रेडो पेरेटो ने कहा था कि दैनिक जीवन में आईक्यू से ज्यादा आईई इंपॉर्टेंट होता है ना। क्या होता है आईक्यू? आईक्यू समझते हो क्या होता है? हाँ, इमोशनल कॉन्सिक्वेंस, मतलब एक ऐसी तार्किक क्षमता जिसको हिंदी में कहते हैं। तार्किक क्षमता मतलब सिंपल सा है ना। आईक्यू, जैसे फॉर एग्जांपल कोई आपको रीजनिंग का सवाल दिया जाए, आप बड़े आसानी से 10 सेकंड के अंदर उसको सॉल्व कर देते हो। गणित की कोई पजल दी जाए, मैथ की कोई पजल दी जाए, आसानी से सॉल्व कर देते हो, है ना। तो उन्होंने एक स्टडी की थी अमेरिका में, और उन्होंने पाया था अमेरिकन स्टडी में कि अगर हम बचपन से कुछ बच्चों का अध्ययन किया गया, लगभग 100 बच्चों का अध्ययन किया गया, उसमें यह पाया कि उन 100 बच्चों में से 50 ऐसे बच्चे थे जिनके आईक्यू बहुत अच्छे थे, है ना, और दूसरा 50 ऐसे बच्चे थे जिनके आईई बहुत अच्छे थे, इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत अच्छी थी। उनमें यह पाया गया कि जीवन में सफलता प्राप्त कौन ज्यादा करते हैं, तो उसमें यह पाया गया कि 50 में से 45 आईई वाले बच्चे सफल होते हैं और 50 में से सिर्फ 5 बच्चे ऐसे सफल होते हैं जो आईक्यू होते हैं, जिनके पास बहुत अच्छे। आईई क्या होती है? इमोशनल इंटेलिजेंसी, है ना। इमोशनल इंटेलिजेंसी क्या है? इमोशनल इंटेलिजेंसी हमारे दैनिक जीवन में हमारे निर्णयों को प्रभावित करने वाली मुख्य क्षमता होती है। इमोशनल इंटेलिजेंसी, हम इमोशनली कितने इंटेलिजेंस है। हमें डिसीजन लेना होता है अपने दैनिक जीवन में, बहुत सारे डिसीजन लेना होता है। परीक्षा आ रही है, घर में कोई बीमार पड़ा है, ऐसे स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? इमोशनल इंटेलिजेंसी हमें उस समय निर्णय लेने लगती है। हमें 2 तर्क दिए हो और कई बार ऐसा होता है कि दोनों सही है, लेकिन हमें किसी एक का निर्णय लेना हो, तो ये कहलाती है इमोशनल इंटेलिजेंसी, है ना। दोनों तर्क ही सही, आपको कई बार अभी हम आगे बहुत अच्छी अच्छी परिस्थिति आपको देंगे, आपको लगेगा कि ये डिसीजन भी सही है, ये डिसीजन भी सही, ये डिसीजन भी सही है, लेकिन आपको 3 बेस्ट डिसीजन में से भी सबसे अच्छा डिसीजन सेलेक्ट करना होता है। ये होती है इमोशनल इंटेलिजेंसी। तो इमोशनल इंटेलिजेंसी कैसे प्राप्त की जाए अपने दैनिक जीवन में, ये सिखाता है हमें दर्शन और मनोविज्ञान, है ना। दर्शन सिखाता है हमें इतिहास में इस प्रकार के निर्णयों में कौन से बेस्ट निर्णय लिए गए, और मनोविज्ञान सिखाता है कि वर्तमान परिस्थितियों में हमें कौन से बेस्ट निर्णय लेना चाहिए। वर्तमान सिचुएशंस को सारे कौन कौन से इसके पक्ष हो सकते हैं, सबके उसके सकारात्मक पक्ष, नकारात्मक पक्षों को ध्यान देकर उसके बेस्ट डिसीजन पहुंचना। जैसे उदाहरण के तौर पर एक ऑफिस में देखोगे, फॉर एग्जांपल एक कॉर्पोरेट ऑफिस है ना। एक कॉर्पोरेट ऑफिस में क्या ही लोग, कैसा गया पेपर? ठीक है, कितने? अच्छा बताएंगे, ठीक है। चलो मेंस तो करो आप लोग लग के, है ना, क्योंकि ऑप्शन और भी क्या दूसरा नहीं ना, मेंस ही करना चाहिए, और मेंस अच्छे से करना चाहिए। मेंस इस तरह से करना चाहिए कि हम इस बार लिख रहे हैं, लिखे या नहीं लिखे वो सेकेंडरी चीज होती है ना। तरीका यही होता है, तरीका कि अगर फर्स्ट अटेम्प्ट या सेकंड अटेम्प्ट में सिलेक्शन लेना है तो फर्स्ट अटेम्प्ट में हमारा तैयार होना चाहिए। तो हम कहाँ थे? इमोशनल इंटेलिजेंसी, है ना। तो ये बता रहे थे, जैसे उदाहरण के तौर पर एक कॉर्पोरेट ऑफिस है, आप 100 लोगों की उसमें भर्ती की,
आप देखोगे 100 लोगों में से सभी तरह के लोग होते हैं, जिसके पास बहुत बुद्धि होती है, बहुत दिमाग होता है, जो 90% वाले होते हैं, और बहुत 60% वाले होते हैं। अब देखोगे उसमें से जरूरी नहीं है कि 90% वाला ही प्रमोशन पाए वहां सबसे पहले। 60% वाले भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके सबसे बहुत अच्छे व्यवहार होते हैं, सब उनको पसंद करते हैं ऑफिस में, सब चाहते हैं कि हमारी लीड टीम का ये करे। जरूरी नहीं है कि उसके पास 90% वाली डिग्री हो। तो ये 60% के पास जो बुद्धि होती है, जो लोगों को समझने की क्षमता होती है, उसी को कहा जाता है इमोशनल इंटेलिजेंसी, है ना। तो विल्फ्रेडो पेरेटो इसीलिए कहते हैं। आगे हम विल्फ्रेडो पेरेटो भी पढ़ेंगे, जब मनोविज्ञान पढ़ेंगे तो पेरेटो साहब को भी पढ़ेंगे। उनमें बहुत सारी चीजें बताई, जैसे एक थ्योरी है उनकी इड, ईगो और सुपर ईगो वाली, स्व अहम और परा अहम, जिसके बारे में भी हम आगे पढ़ने वाले हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर आप किसी पार्टी में गए हो, है ना, पार्टी में आपको भूख लगी है, खाना सामने खुलने वाला है। अब पहली तरीका होता है ये कि एक आपकी इच्छा हुई कि आप जाओ जल्दी, किसी और मत को देखो, निकालो और खाना खा लो। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि देखो, है ना। पहले तो ये है कि ध्यान दो, मतलब कोई खा नहीं रहा है तो कुछ ऐसा होगा कि इस समय से खाना चालू होना है, लेकिन आपको भूख लगी है तो कोई देख नहीं रहा हो तो चुप्पे जाओ, निकालो और खा लो। ये पहला तरीका होता है। दूसरा तरीका होता है कि देखो, है ना, और देखो के बाद उसके तार्किक क्षमता ढूंढो कि यार दो चार को और इकट्ठे कर लो तो साथ में खा लो सबके, है ना। दो चार को भाई चल जल्दी खाना खाते हैं, भूख मेरे को भी लग रही है। और एक तीसरा तरीका है कि नहीं, खाना जब चालू होगा, है ना, पहले जिनको इंपॉर्टेंट है वो खा ले, फिर बाद में हम खाएंगे। तो पहला तरीका वो बताते हैं कि इस जिस व्यक्ति में ना पहला तरीका होता है, इसको कहा जाता है इड। इड मतलब है स्व, मतलब कुछ ऐसे व्यक्ति संसार में होते हैं जो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, है ना, इसको कहते हैं इड। इड मतलब होता है स्व। दूसरा होता है अहम, ईगो। कुछ लोग ईगो वाले होते हैं। ईगो शब्द सुना है पहले, है ना। वो ईगो सामान्यतः नकारात्मक रूप में ही प्रयोग किया जाता है, लेकिन ईगो उन्होंने बोला इड होता है नकारात्मक। ईगो नकारात्मक और सकारात्मक दोनों हो सकते हैं, है ना। ईगो एक लेवल तक अच्छा होता है, उन्होंने भी कहा कि ईगो होना चाहिए व्यक्ति में, लेकिन एक सीमाओं तक। ईगो बहुत नहीं होना चाहिए, इसको कहते हैं अहम, है ना। दूसरा क्षमता कि लोगों को इकट्ठा करो और साथ में जाकर खाओ। और तीसरा होता है परा अहम, नहीं, किसी भी कंडीशन में हमें अपने सम्मान की रक्षा करनी है, चाहे उसके लिए हमें भूखा ही क्यों ना रहना पड़े, उसको होता है परा अहम। तो तीनों प्रकार की क्षमताओं के विषय में उन्होंने बताया, जिसके बारे में हम मनोविज्ञान में पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में हम सबसे पहले थोड़ा सा सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं, है ना। फिर धीरे धीरे आपको फिलॉसफी ना सिर्फ समझते चलना, अभी आंसर और इस सब चीज के विषय मत पढ़ना, बहुत मजा आएगा इसको पढ़ने में, ठीक है। तो बेसिकली तीन चीजें, लोक प्रशासन, तीसरा लोक प्रशासन है। लोक प्रशासन ये प्रशासनिक तर्क बुद्धि पर आधारित होता है, मतलब जिसमें आपको प्रशासन कैसे संचालित किया जाता है, प्रशासन में निर्णय, लोक प्रशासन में यहाँ पे प्रशासन में निर्णय कैसे होते हैं, प्रशासन में हायरार्की कैसी होती है, हायरार्की को कैसे मेंटेन किया जाता है, आपको नीचे लोगों के साथ कैसा व्यवहार करना है, आपको अपने अधीनस्थ के साथ, आपको वरिष्ठ के साथ कैसा व्यवहार करना है, ये सिखाता है आपको लोक प्रशासन। दर्शन सिखाता है आपको इतिहास में इस प्रकार के निर्णय लिए गए महान लोगों के विचारों के माध्यम से कि वो इस संबंध में कैसे डिसीजन लेते हैं। गौतम बुद्ध अगर होते इस सिचुएशन में तो गौतम बुद्ध के डिसीजन क्या होते, बुद्ध दर्शन में आपको क्या बातें बताई गई है, जैन दर्शन में, ऐसे अलग अलग दर्शनों के माध्यम से आपके अंदर तार्किक क्षमताओं का विकास करने की प्रयास किया गया है। अरस्तु ने कहा था पहले एक बार, अरस्तु का बहुत फेमस कोट है कि अगर किसी व्यक्ति को ग्रेजुएट की डिग्री पानी है तो उसको दर्शन का ज्ञान होना आवश्यक है, उसके बिना किसी को ग्रेजुएट नहीं माना जाता। और उन्होंने कहा था कि दर्शन प्राथमिक कक्षाओं से अनिवार्य विषय होना चाहिए, अरस्तु ने कहा था। मतलब दर्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हमारे स्कूल के सिलेबस में कभी सिखाया नहीं जाता, लेकिन फिलॉसफी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन में, ठीक है। तो सिलेबस में फर्स्ट यूनिट भारतीय इतिहास, सट दर्शन, दार्शनिक विचारक और समाज सुधारक। इसमें सिंपल सा है, कुछ विचारकों और कुछ दार्शनिकों के नाम लिखे हैं जिनकी थ्योरीज हमें पढ़नी है। हम पहला टॉपिक यहीं से चालू करेंगे अपना पढ़ना, है ना, कुछ फिलोसफर्स। अच्छा, एक और खास बात, एमपी में नहीं हो पाया था, इसमें जिस भी टॉपिक को हम पढ़ेंगे उसके नोट्स आपको पहले प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, है ना। एमपी में ये हो गया था कि लास्ट तक ऐसी स्थिति बन गई थी कि अपन नोट्स नहीं कर पाए थे कवर, है ना। मेंस के नोट्स तो नहीं हो पाए थे कवर, हालांकि कंप्लीट हो गए हैं, मिल गए होंगे शायद आपको, मिल तो मजा नहीं आया ना। इसके नोट्स मैं खुद बना के दूंगा आपको, है ना। भले 5-5 पेज, 10-10 पेज जैसे करके दे दिया, बाद में उसको आप एक फाइल में लगाते, इस बार मैं बना दूंगा।
ठीक है, हाँ वो समझता हूँ, मैंने भी देखे हैं नोट्स। हाँ डायनेस्टीज वाले, सेकंड यूनिट वाले, फोर्थ यूनिट वाले, थर्ड यूनिट वाले सभी इसमें ये करेंगे कि नोट्स ना मैं आपको जैसे फॉर एग्जांपल हम चालू करेंगे यहाँ पे 4 वाक से, तो 4 वाक के नोट्स मतलब 5-5 6-6 पेज ही सही, मैं आपको हर नोट्स को, इससे क्या होगा कि डिले नहीं होती चीजें एक साथ करने के चक्कर में, कि मैं सोचूं कि फर्स्ट यूनिट पूरी करूँ ना, तो फर्स्ट यूनिट अपने आप में 100 पेज हो जाती है, तो वो एक साथ हो नहीं पाती। ठीक है, तो देखो पहला पार्ट है ना, क्या वो बच्चे कैसे क्या आपका प्री ठीक ठाक था, कितने आ रहे हैं 65 के लगभग, ठीक है 70 बोलो ना कोई, सब ठीक अच्छा भी बोल रहे थे, 65 तो नहीं होगा, 65 में किसी ने बोला क्या हो जाएगा, ठीक कोई नहीं, फिर से प्रयास करेंगे, मीन्स अच्छे से तैयार कर लेना पहला इस बात है ना, खूब सारा लिख के पहले से रख लेना, सबके सिनॉप्सिस पहले से बना के रख लेना, हो जाएगा। देखिए चले, तो पहला पार्ट है, देखो पहला इसका पार्ट है सठ दर्शन, है ना, सठ दर्शन आपने प्री में भी पढ़ा थोड़ा सा, यहाँ पे हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं सठ दर्शन को। ठीक है, इसमें साथ में कुछ सामाजिक विचारक और कुछ दार्शनिक विचारक दोनों को मिक्स कर दिया है। फर्स्ट यूनिट अपने आप में ना सिलेबस सबसे बड़ा जो है हमारे पूरे 5 यूनिट में, वो पहली यूनिट है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि पहली यूनिट सबसे पहले हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो इसमें आप जानते हो सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, ये तीनों जो है ना, ये पाश्चात्य दार्शनिक है, वेस्टर्न दार्शनिक है। ठीक है, आपने से किसी ने पढ़ रखा है पहले फिलोसफी? नहीं पढ़ रखा, ये बेटर है। ठीक है, उसके बाद प्राचीन भारतीय दार्शनिकों में अगर हम देखें तो जैनिज्म, इसमें पूरा महावीर के माध्यम से जैन धर्म को पढ़ाया जाएगा आपको, फिर उसके बाद बुद्ध के माध्यम से बौद्ध धर्म को पढ़ाया जाएगा, और फिर शंकर के माध्यम से जो आपका वेदांत दर्शन पढ़ाया जाता है। ठीक है, शंकर के माध्यम से, फिर उसके बाद अपने भारतीय फिलोसफी की जो शुरुआत होती है, वो बेसिकली पहला टॉपिक कायदे से ये होना चाहिए चारवाक, जो इसमें चौथे नंबर पे लिखा है। ठीक है, सिलेबस थोड़ा सा आगे पीछे है, चारवाक से ही शुरुआत होती है। चारवाक ने जब कुछ तर्क दिए तो उसको खंडन करते करते बाकी ने सारे तर्क दिए थे, है ना, तो चारवाक दर्शन से ही हमारी फिलोसफी की शुरुआत होती है। फिर उसके बाद नया सिलेबस जो मध्य प्रदेश के लिए स्पेशली जोड़ा गया है, इसमें ऋषि भर्तहरि, हालांकि इसके कुछ नहीं है, शतक त्रय है, जो नाम सुना है आपने, है ना, नीति उसमें शतक त्रय के माध्यम से उन्होंने कुछ अपने विचार प्रस्तुत किए, है ना। नीति शतक में उन्होंने राज्य की नीतियों के विषय में बताने का प्रयास किया, है ना, और श्रृंगार शतक के माध्यम से राजा के निजी जीवन और उसके आसक्तियों के विषय में बताया, और तीसरा है वैराग्य शतक, है ना, जिसमें ईश्वर और परमात्मा की थोड़ा सा बात की गई है। बेसिकली आगे मैं बताऊंगा कि दर्शन के माध्यम से इसको 3 मीमांसाएं कहा जाता है। मीमांसा, आगे हम इस वर्ड को पढ़ेंगे। मीमांसा, मीमांसा एक बहुत अच्छा वर्ड है ना। मीमांसा मतलब होता है लव फॉर नॉलेज, है ना, मतलब ज्ञान के लिए प्रेम, है ना, मीमांसा वर्ड होता है, मतलब आपके अंदर किसी भी चीज को जानने की जिज्ञासा, कि मुझे इसके बारे में सब कुछ जानना है, उसी को कहा जाता है मीमांसा, है ना। जिसके बारे में सुनो तो सब कुछ जानना, उसके बाल की खाल निकाल कर जानना, उसी को कहा जाता है मीमांसा। फिलॉसफी में 3 प्रकार की मीमांसाएं होती हैं, 3 प्रकार की जानने की इच्छा होती है। पहली चीज ज्ञान मीमांसा, है ना, अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे, शॉर्ट में बताता हूँ। ज्ञान मीमांसा, ज्ञान मीमांसा ये होती है कि किसी भी चीज का नॉलेज कहाँ से आता है, ऑथेंटिक सोर्स क्या है, और नॉलेज को प्राप्त कैसे किया जाए, नॉलेज के सोर्स क्या है। फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा उदाहरण लेकर बताता हूँ, नॉलेज कैसे, जैसे फॉर एग्जाम्पल भगवान के विषय में हर किसी ने अपने अपने तर्क दिए। भगवान कैसा है, भगवान का स्वरूप क्या है, ईश्वर की शक्ति कैसी है, ईश्वर दिखता कैसा है। आपने हजारों लोगों के विचार सुने, लेकिन आप जानना चाहते हो, पर्सनली जानना चाहते हो कि वास्तविक में सत्य कौन कह रहा है। सबके अपने अपने विचार है ईश्वर के विषय में, कोई सगुण ईश्वर के विषय में बता रहा, कोई निर्गुण ईश्वर के विषय में बता रहा, है ना, कोई एकवाद बता रहा है, कोई बहुदेववाद बता रहा है, कोई बता रहा है एक ही ईश्वर है, उसी में सब कुछ है। कोई कह रहे हैं नहीं भगवान तो बहुत सारे हैं, शंकर जी भी अलग है, विष्णु जी भी अलग है, ब्रह्मा जी भी अलग है, बहुत सारे भगवान है। तो सत्य क्या है, मतलब आप ये जानना चाहोगे कि असली ईश्वर कौन है ना, और क्या ईश्वर इतना शक्तिशाली है कि वह सब कुछ कर सकता है। क्या ईश्वर दयावान है, बहुत बुद्धिमान है भगवान, क्या ईश्वर के अंदर दया है या नहीं है। अगर दया है तो फिर वो भूकंप क्यों ला रहा है
है ना। अगर भूकंप ला रहा है तो फिर उसके अंदर दया नहीं है। एक छोटा सा उदाहरण ऐसे दिया जाता है कि क्या ईश्वर कोई ऐसा पत्थर बना सकता है जिसको वो खुद ना उठा सके। मतलब समझ रहे हो ये लाइन, अगर ऐसा पत्थर वो बना सकता है जिसको खुद ना उठा सके, तो ईश्वर कहते हैं ना, ईश्वर भगवान सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, पावरफुल है, तो कुछ भी कर सकता है। तो क्या वो ऐसा पत्थर बना सकता है जिसको खुद ना उठा सके। मतलब अगर वो पत्थर बना सकता है जिसको वो खुद ना उठा सके, अगर उसने ऐसा पत्थर बना लिया और उसको फिर खुद नहीं उठा पा रहा है, तो सर्वशक्तिशाली कैसे हुआ। और फिर उठा पा रहा है लेकिन वो ऐसा पत्थर बना नहीं पा रहा है जिसको खुद ना उठा सके, तो भी शक्तिशाली नहीं हुआ वो। मतलब सिंपल सी है, ये फालतू की बात है, सिंपल सा है। ज्ञान मीमांसा, ज्ञान का स्रोत क्या है ना, सही कौन बोल रहा है और गलत कौन बोल रहा है, यही जानना होता है क्या, ज्ञान मीमांसा। जैसे भारतीय दर्शन में वेदों को मुख्य स्रोत माना गया है, उसमें यह कहा गया, भारतीय दर्शन में, साइड दर्शन में कहा गया है कि ज्ञान का एकमात्र स्रोत क्या है, वेद है। सिंपल। तो ज्ञान का एकमात्र स्रोत जब वेद है, तो भारतीय दर्शन ज्ञान मीमांसा किसको आधारित मानती है, वेदों को आधारित मानती है ना। साइड दर्शन जो है वो आपको वेदों को आधार मानकर अपने सारे तर्क देते हैं कि वेदों में जो लिखा है वो सत्य है। ठीक है। वैसे ही अन्य दर्शन जैसे शंकर के दर्शन में कहा जाता है कि आप्त पुरुषः वचनम शब्द, मतलब महान लोगों ने जो कहा वही सत्य है। तो इसका भी खंडन ख्याल फिलॉसफी में होता है कि पहली चीज तो महान लोग आप कैसे तय करोगे कि कौन व्यक्ति महान है और कौन व्यक्ति नहीं है महान। बोले महान लोगों के वचन ही शब्द है, बोले बागेश्वर बाबा क्या महान है, उसने जो कह दिया वो सत्य है। या प्रेमानंद जी इस समय क्या वो महान है कि उनके वचन ही हम शब्द मान ले। 77, 78 और 69 में क्या बड़ा है, वही प्रेमानंद, क्या प्रेमानंद नहीं, क्या नाम है, अरे प्रेमानंद नहीं जी, इस समय बड़ा फेमस है, वायरल बाबा, अरे वृंदावन वाले है, प्रेमानंद तो नहीं, अरे वो एक बिग बॉस में भी गए थे, अनिरुद्धाचार्य। हाँ, तो क्या वो महान है। प्रश्न ये उठता है ना। शंकर के दर्शन में कहा गया था कि आप तो पुरुषम वचनम शब्द है, कि जो महान लोगों ने कह दिया उन्हीं के वचन, शब्द मतलब वही प्रमाण है, वही सत्य है ना। तो ज्ञान कहाँ से आ रहा है ना। तो दर्शन में कहा जाता है कि आप तो पुरुष, पहली चीज तो मिलना कठिन, और दूसरी चीज जिस दिन आपके सामने आग खड़ा भी हो जाएगा ना कोई ऐसा महान व्यक्ति, आप पहचान ही नहीं पाओगे कि ये महान है या नहीं है ना। जैसे कल रास्ते से जा रहे थे, एक लिफ्ट किसी ने मांगे, तो मुझे लग रहा था कि यार ये भगवान तो नहीं है जो लिफ्ट मांग रहा है, मतलब मैंने न देकर लिफ्ट गलती तो नहीं कर दी। तो नहीं पहचान सकते कि कौन सा व्यक्ति महान है कौन सा नहीं है। ठीक है। तो पहला होता है ज्ञान मीमांसा, ज्ञान का स्रोत क्या है और ज्ञान, कौन सा ज्ञान सही है और कौन सा गलत है ना। दूसरा तर्क मीमांसा है ना। तर्क मीमांसा या इसको तर्क मीमांसा, ईश्वरीय मीमांसा क्या कहते हैं। तर्क मीमांसा मतलब एक तरह से इसको प्रकृति मीमांसा भी कहा जा सकता है, वस्तु मीमांसा भी कहा जा सकता है, जिसमें आप वस्तुओं की विवेचना करते हो। फॉर एग्जाम्पल, ये पृथ्वी किसने बनाई है ना, पृथ्वी सौरमंडल किसने बनाया, ईश्वर क्या स्वतः प्रकट हुआ है या ईश्वर को किसी ने बनाया है, मनुष्य स्वयं प्रकट हुआ है या मनुष्य को भी किसी ने बनाया है, अगर बनाया है तो मनुष्य को क्यों बनाया है, नदी पहाड़ पर्वत झील पूरा प्रकृति। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक सौर मंडल को देखो ध्यान से, सौर मंडल को देखने पर आपको लगेगा ना कि एक सिस्टम है, व्यवस्थित है। पृथ्वी 365 दिन 6 घंटे, इतनी बड़ी पृथ्वी, लेकिन 1 मिनट इधर उधर नहीं होती, 365 दिन 6 घंटे में ही चक्कर लगा रही है सूर्य के, एकदम अपनी धुरी पर सही टाइम पे घूम रही है। और सिर्फ पृथ्वी नहीं, आपको देखो कि 8 के 8 ग्रह एकदम सिस्टमैटिक वे में चल रहे हैं, कोई अपने रास्ते से बिल्कुल भटक नहीं रहा है। सूर्य जहां पे है वहीं पे है, सूर्य जितना टेम्परेचर करना चाहिए उतना कर रहा है, जितना जरूरी होना चाहिए उतना टेम्परेचर कर रहा है, मतलब एक सिस्टम दिखता है। तो मन में एक ख्याल तो आता है कि ये सिस्टम किसी ना किसी ने तो बनाया होगा। फॉर एग्जाम्पल, आप सड़क से जा रहे हो, रास्ते में एक घड़ी पड़ी आपको मिली है ना, तो आपके मन में सिंपल सा विचार तो ये कि घड़ी किसी न किसी ने तो बनाई होगी, इस घड़ी को कोई कंपनी होगी, किसी न किसी व्यक्ति की गिर गई होगी, घड़ी को किसी ने बनाया है, क्योंकि घड़ी के अंदर एक सिस्टम है जिसके माध्यम से वो चल रही है। वैसे ही सौरमंडल में भी क्या है, एक सिस्टम है जिसके माध्यम से पूरा सौरमंडल चल रहा है। तो प्रश्न है कि इतना व्यवस्थित सौरमंडल कोई आम आदमी तो नहीं बना सकता,
तो माना जाए कि वो भगवान है। प्रश्न उठता है कि घड़ी टाइम देखने के लिए बनाई गई है, सौरमंडल काहे के लिए बनाया गया? बिना उद्देश्य के कोई व्यक्ति काम नहीं कर सकता। समझ में आ रही है? सौरमंडल घड़ी किस चीज के लिए बनाई गई है? टाइम देखने के लिए। तो सौरमंडल भी किसी ना किसी उद्देश्य से, आपको नहीं पता, हमें नहीं पता, लेकिन कोई तो उद्देश्य होगा। मतलब कोई कार्य ऐसा है जो पूर्ण नहीं है, उसको पूर्ण कर, कोई मशीन बनाई जाती है, क्यों बनाई जाती है? किसी अधूरे काम को पूरा करने के लिए। मतलब कोई एक ऐसा अधूरा काम है जो ईश्वर खुद नहीं कर पा रहा था, उसके लिए सौरमंडल बनाया। अगर भगवान ने वो सौरमंडल बनाया है तो भगवान को कोई एक ऐसा काम था जो पूरा करना है। समझ रहे हो थोड़ा सा? ठीक है, धीरे धीरे समझ जाओगे ना, फिलॉसफी बड़ा मजा आएगा आप लोगों को पढ़ने में बहुत। तो भगवान को कोई एक ऐसा काम था जो पूरा करना है, तो फिर एक विचार दिया जाता है कि भगवान अपने आप में पूर्ण है, उसके अंदर कोई अपूर्णता नहीं है, तो जब पूर्ण है तो उसको ऐसा काम करना ही क्यों है? और जब नहीं कर पूर्ण है तो फिर वो ईश्वर ही नहीं है। अगर वो ईश्वर होता तो उसको कोई काम करना की जरूरत क्यों है? वैसे ही ईश्वर ने मनुष्य को बनाया, ठीक है, कोई है वही जो राम रचि राखा, राम ने सब कुछ लिख रखा है, पहले से वही होगा। ईश्वरवादी ये कहते हैं कि वही होगा जो भगवान ने तय कर रखा है। क्या भगवान ने तय कर रखा था कि ये व्यक्ति जाके अपराध करेगा? फिर प्रश्न उठता है, अगर भगवान ने तय कर रखा था कि ये व्यक्ति जाके फला अपराध करेगा, तो सबसे बड़ा अपराधी कौन हुआ? भगवान हुआ। और अगर भगवान ने नहीं तय कर रखा कि सब कुछ कैसे होगा, अगर भगवान ने नहीं तय कर रखा तो कोई एक ऐसी चीज है जो भगवान के कंट्रोल में नहीं है, तो सब कुछ भगवान कंट्रोल नहीं कर रहा, तो दोनों ही स्थितियों में भगवान गलत हुए, ईश्वर गलत हुए। समझ में आ रही कुछ चीजें? ये होती है तर्क मीमांसा, तर्कों के आधार पर वस्तुओं को सिद्ध करना, किसी भी चीज को सिद्ध करना, है ना? क्या किसी भी कोई भी चीज आपके सामने लिखे, कोई भी आपको भ्रांतियां लिखे, कोई भी रूढ़िवादी निकले, तर्कों के माध्यम से जब आप इसको सिद्ध करना सीखोगे तो आप सीखोगे कि आप भ्रांतियों से दूर होगे धीरे धीरे। कोई भी चीज आपके सामने है तो क्यों है, हर चीज पे एक क्वेश्चन टैग होना चाहिए, अगर हम सोचने समझने की हमारे अंदर क्षमता है ना? तर्क मीमांसा ये होता है, ठीक है। दर्शन के अंतर्गत 3 मीमांसाओं का अध्ययन किया जाता है। मीमांसा मतलब होता है लव फॉर नॉलेज, ज्ञान के लिए प्रेम। मैंने बताया ना, हर चीज को जानने की इच्छा। पहले नंबर पे ज्ञान मीमांसा, नॉलेज क्या है, नॉलेज कैसे प्राप्त किया जाएगा, नॉलेज के सोर्स क्या होंगे हमारे, कौन सा ऑथेंटिक नॉलेज है, कौन सा नॉन ऑथेंटिक नॉलेज है। दूसरे नंबर पे तर्क मीमांसा, तर्कों के माध्यम से वस्तुओं को सिद्ध करना, ईश्वर का विचार सिद्ध करना, मनुष्य का विचार सिद्ध करना, प्रकृति का विचार सिद्ध करना, है ना? अलग अलग दर्शन में अलग अलग विचार दिए हैं। जैसे सांख्य दर्शन कहा कि प्रकृति और पुरुष से मिलकर इस सृष्टि का निर्माण करते हैं, है ना? फिर अलग अलग दर्शन है ना, कोई बोलता है एक है, कोई जैसे वेदों में कहा गया कि पंच महाभूतों से इस सृष्टि का, है ना, क्षिति जल पावक गगन समीरा, तो तर्क मीमांसा। और तीसरा जो मीमांसा होती है इसको कहा जाता है आचार मीमांसा या आचरण मीमांसा। नैतिकता क्या है, क्या सही है और क्या गलत है। झूठ बोलना पाप है, तो पाप का डिसीजन कौन लेगा, कौन ये तय करेगा कि झूठ है या सही है? क्या ईश्वर इन पापों का दंड देता है? देता है तो कैसे? कर्म कितने प्रकार के होते हैं? गीता दर्शन में 3 प्रकार के कर्म बताए, संचित, संचयमान और प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध कर्म क्या होते हैं, संचित कर्म क्या होते हैं, संचयमान कर्म क्या होते हैं, एक विवाह सही है या 4 विवाह सही है ना? किस तरह नैतिकता किसे कहेंगे हम? जो आपको सही लगे वो नैतिकता है ना? क्या नैतिकता देश काल परिस्थिति सापेक्ष होती है? किसी एक जगह पे जो नैतिकता है अन्य जगह पे नैतिकता, जहां पे खेती हो रही है वहां शाकाहार नैतिकता, जहां पे खेती नहीं हो रही है मांसाहार, तो मांसाहार नैतिकता है या शाकाहार नैतिकता है ना? तो ऐसे कुछ प्रश्न हैं, दैनिक जीवन से जुड़े प्रश्न होते हैं, उसमें से सही और गलत का निर्णय लेना, ये होता है आचरण मीमांसा। तो तीनों ही प्रकार की मीमांसाओं का अध्ययन किसमें किया जाता है? दर्शन शास्त्र में। तो प्रत्येक जितने भी विचारकों को हम पढ़ेंगे ना, इन तीनों आधारों पर पढ़ेंगे। इनकी ज्ञान मीमांसा क्या है, जैसे सुकरात की ज्ञान मीमांसा, चार्वाक की ज्ञान मीमांसा। चार्वाक किस चीज को सत्य मानते हैं, किस चीज को असत्य? जैसे चार्वाक ना
वेदों को नहीं मानते। चार्वाक क्या कहते हैं कि इन वेदों की रचना ब्राह्मणों ने अपने जीविकोपार्जन के लिए की है। इन घमंडी ब्राह्मणों ने अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए की है। तो वेद तो बोले वेदों से घटिया चीज कोई है ही नहीं। कौन कहते हैं? चार्वाक कहते हैं, है ना। सही मैडम, कैसे हो? अच्छा, कैसा गया पेपर आपका? अच्छा था, वेरी गुड। 73 हो रहे, हो जाएगा, हो जाना चाहिए। चलिए, तो सभी के बारे में अपन यही पढ़ेंगे। महावीर की आचार्य, महावीर की ज्ञान मीमांसा क्या थी, महावीर किसको सत्य मानते थे, किसको असत्य, महावीर, है ना। तो ज्ञान मीमांसा में समझ में आ रही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी का उदाहरण ले, जैसे महावीर, जब हम महावीर की ज्ञान मीमांसा पढ़ेंगे तो वहां पे आपको बताएंगे कि महावीर किन चीजों को आधार मानते हैं अपने दर्शन का, उनकी ज्ञान का स्रोत क्या है, किस महावीर की। जब हम तर्क मीमांसा पढ़ेंगे तो महावीर ईश्वर के बारे में क्या सोचते हैं, महावीर के भगवान कौन है, महावीर, है ना, महावीर मनुष्य के बारे में क्या सोचते हैं। तीसरे नंबर पे महावीर की आचार मीमांसा। आचार मीमांसा में जिसमें आप पंच महाभूत पढ़ते हो, वो, है ना, बहुत सारी चीजें पढ़ते हो। तो ये महावीर की आचरण मीमांसा, ठीक है। तो इस तरह देखिए, सबसे पहले 3 पाश्चात्य दार्शनिक है, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु। फिर उसके बाद महावीर, बुद्ध और आचार्य शंकर, है ना। महावीर बुद्ध अपने आप में ये नास्तिक दार्शनिक कहते हैं, जो वेदों की सत्ता को विश्वास नहीं करते। महावीर के साथ भारतीय दर्शन में एक जुड़ जाते हैं चार्वाक। भारतीय दर्शन की हालांकि शुरुआत जो होती है वो चार्वाक से होती है, तो चार्वाक पढ़ेंगे। और फिर उसके बाद कुछ सामाजिक विचारक जिनको दर्शन में गिना जाता है, साथ ही साथ षट दर्शन को अलग लेते हुए, जैसे नानक, कबीर, तुलसी और रविदास। ये एक प्रकार के दार्शनिक न कहकर हम इनको समाज सुधारक कहें तो ज्यादा बेटर रहेगा, है ना। इन्होंने कोई लॉजिकल बात नहीं की, बहुत प्रैक्टिकल बात की है, सिंपल से व्यवहारिक जीवन की सत्य बताया है ना। नानक अपनी साखियों के माध्यम से, कुछ कविताओं के माध्यम से समाज सुधार की बात करते हैं, वैसे ही कबीर, वैसे ही तुलसी, ठीक है। फिर उसके बाद कंटेम्प्रेरी मतलब समसामयिक में आपके रविन्द्रनाथ टैगोर आ जाएंगे और राजा राम मोहन राय, देवी अहिल्याबाई होलकर, सावित्रीबाई फूले, ये समाज सुधारक है, ठीक है। फिर दर्शन में अगर आप देखो तो दयानंद सरस्वती का अपना दर्शन है, स्वामी विवेकानंद का अपना दर्शन है। हालांकि इनको बहुत डिटेल में नहीं जाना, क्योंकि अगर हम बहुत डिटेल में जाएंगे तो फर्स्ट यूनिट अपने आप में ना यूपीएससी की इंडियन फिलॉसफी पूरा कवर कर देती है। यूपीएससी में इंडियन फिलॉसफी में इससे कम सिलेबस है, उसमें आपके थ्योरी नहीं मिलते हैं, उसमें आपके, ठीक है, भीमराव अम्बेडकर और दीनदयाल उपाध्याय जैसे आपके ये जो दोनों आ जाते हैं, ये आपके बेसिकली राजनीतिक विचार को में आ जाते हैं, जो दर्शन के साथ भी पढ़ना है आपको, और आपको ये सेकेंड यूनिट में भी मिलेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद राधा कृष्णन, अरविंद। तो शुरुआत हम अपनी फिलॉसफी की करेंगे, चार्वाक से करेंगे। चार्वाक के बाद हम पहुंचेंगे हम तीनों महावीर और बुद्ध में। महावीर और बुद्ध को पढ़ने के पश्चात हम षट दर्शन में प्रवेश करेंगे, और षट दर्शन के बाद हम यहाँ पे पहुंचेंगे, और षट दर्शन के बाद हम पढ़ेंगे आचार्य शंकर को, शंकर के वेदांत डिटेल से जानेंगे। उसके बाद तीनों पाश्चात्य दार्शनिक पढ़ेंगे, यहां से हमारा दर्शन खत्म होता है और यहाँ से हमारा सामाजिक विचारक चालू होंगे। तो सामाजिक विचारकों में फिर नानक, तुलसी, रविदास, टैगोर, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। ये पहली यूनिट होगी, समझ में आ गया। सेकेंड यूनिट जब होते हैं तो ये एक नवीन सिलेबस जुड़ा है, जिसके बारे में हमें बड़े आराम से डिस्कस करना है। वैसे हालांकि कुछ भी नहीं है, राष्ट्र की अवधारणा, ये पता है एक आरएसएस की बुक आती है सच्चरित्र नाम से, ये सिलेबस वहां से लिया गया है। उन्होंने बताया देश किसे कहते हैं, राष्ट्र किसे कहते हैं, राष्ट्रवाद क्या होता है, राष्ट्र किसे कहते हैं, है ना, राष्ट्र हित क्या होता है, राष्ट्रीय हित को कितने पक्ष होते हैं, राष्ट्रीय हित के लिए एक नागरिक के क्या कर्तव्य होने चाहिए, राष्ट्रीय हित के लिए राज्य के, सरकार के क्या कर्तव्य होने चाहिए, है ना। इस तरह राष्ट्र के विषय में, देश के बारे में यहाँ पे पूरी की पूरी देशभक्ति घुसी हुई है ना। फिर राष्ट्र की शक्ति के सिद्धांत यहाँ पे बताए हैं, ये हालांकि थोड़ा सा लिया गया है मिलिट्री से, लेकिन राष्ट्र की शक्ति, है ना, किस लेवल पर शक्ति, राष्ट्र की एक शक्ति नहीं होती, केवल मिलिट्री पावर नहीं होती है, ये राष्ट्र की कई प्रकार की शक्तियां होती है, सामाजिक शक्ति होती है, चेतना शक्ति होती है, अलग अलग प्रकार की शक्तियां। फिर राष्ट्र के घटक,
फिर एक होता है ये राष्ट्रीय सुरक्षा, हित और चरित्र। राष्ट्रीय सुरक्षा के कॉन्सेप्ट यहाँ पे पढ़ेंगे, मिलिट्री से रिलेटेड है टॉपिक, है ना। हालांकि फिलॉसफी और मिलिट्री मिक्स है यहाँ पे। राष्ट्रीय ये जो टॉपिक है ये तो पूरा का पूरा मिलिट्री साइंस से है। गुप्तचर एजेंसियां क्या होती है, कौन कौन सी गुप्तचर एजेंसियां, सशस्त्र बल, सैन्य बल, कितने प्रकार की सेनाएं होती है, सेना में हायरार्की क्या होती है ना। तो सेनाओं के बारे में आपको थोड़ा जानना है। हालांकि बहुत मजेदार टॉपिक है, पढ़ने में बहुत अच्छा लगेगा। फिर ये वाला पुराने सिलेबस से है, नैतिक मूल्य की अवधारणा। ये पूरा का पूरा आपका एथिक्स है। यहां से शुभ की अवधारणा क्या होती है, शुभ समझते हो, शुभ अशुभ ये वर्ड सुना है आपने, किसे कहते हैं शुभ? शुभ मतलब अच्छा और अशुभ मतलब खराब जनरली, है ना। तो शुभ किसे कहते हैं, क्या मतलब शुभ, बेसिकली शुभ और अशुभ में क्या अंतर होता है, कैसे डिसीजन लिया जाता है कि ये हमारे लिए शुभ है, ये समाज के लिए शुभ है, ये अशुभ है। शुभ की अवधारणा कहां से आई, है ना। इस शुभ की अवधारणा एक समाज शास्त्री है बहुत फेमस, दुर्खीम, इमाइल दुर्खीम। वो शुभ की अवधारणा पवित्र और अपवित्र की अवधारणा, जैसे पवित्र और अपवित्र इस सब चीज में उन्होंने धर्म के बारे में भी कहा था कि धर्म क्या है, तो बोले जो चीज पवित्र है उसको अलग कर लो, जो अपवित्र है अलग कर लो, पवित्र वाले को ही धर्म कहा जाता है। ये दुर्खीम की परिभाषा है, ठीक है। तो सद्गुण किसे कहते हैं, है ना। सद्गुण, सद्गुण समझते हो, ये सब बहुत बेसिक सी चीजें हैं। अच्छे गुण, कितने प्रकार के सद्गुण हो सकते हैं, है ना। फिर उसके बाद अहिंसा, अहिंसा का कॉन्सेप्ट, अलग अलग विचारकों ने अहिंसा किस लेवल तक पहुंचाई है। अहिंसा के बाद उत्तरदायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। फिर ये भागवत गीता अलग से जोड़ा है, इसके बारे में हमें डिटेल से जानना है कि भागवत गीता नीति शास्त्र प्रशासन में वो उनका भागवत गीता की क्या भूमिका है हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में, क्लियर। तो ये वाला टॉपिक सबसे मजेदार होगा, लेकिन हम इसको सेकंड नंबर पे पढ़ेंगे, है ना। एक नंबर से पढ़ना चालू करेंगे। तीसरे नंबर का टॉपिक है मानवीय व्यवहार, मनोवृत्ति, है ना। ये पुराने सिलेबस में भी था और इसको नवीन सिलेबस में है ना। मनोवृत्ति, विषय वस्तु, तत्व, प्रकार, मनोवृत्ति का निर्माण, मनोवृत्ति में परिवर्तन, प्रबोधक संप्रेषण, पूर्वाग्रह तथा भेदभाव, भारतीय संदर्भ में रूढ़िवादिता, है ना। मनोवृत्ति वही इंटेलिजेंसी, इमोशनल इंटेलिजेंसी, मनोवृत्ति। मनोवृत्ति क्या है, तो मनोवृत्ति सिंपल सा है, किसी भी चीज के प्रति आपकी आवृत्ति, आवृत्ति मतलब एक तरह से किसी भी चीज के प्रति आपकी अभिरुचि, इस प्रकार से मनोवृत्ति कहलाती है ना। तो मनोवृत्ति क्या होती है, किसी भी कार्य में आपके विचार, किसी भी विषय वस्तु के विषय में आपके विचार, वही है आपकी मनोवृत्ति। तो मनोवृत्ति क्या होती है, मनोवृत्ति कितने प्रकार की होती है, मनोवृत्ति का निर्माण, है ना। किसी भी चीज के विषय में आपके, जैसे एक कॉन्सेप्ट है, मैं ग्वालियर में था, ग्वालियर में कुछ समय वहां 2-3 साल पढ़ाया हूं मैं, तो वहां गया, वहां मेरे को एक बार फ्लैट लेना था अपने लिए, रूम चेंज करना था, तो फ्लैट लेना था। तो मैंने एक चीज वहां नोटिस की कि वहां पे नाम पूछने से पहले आपका सरनेम पूछा जाता है, कास्ट पूछी जाती है पहले ग्वालियर में, क्या लगाते हो ये पहले पूछते, नाम नहीं पूछते, नाम से उनको कोई बहुत लेना देना होता नहीं, और सरनेम से आपको बुलाया जाता है। मुझे अग्रवाल सर कहते थे, ना कि शशांक सर, वो अच्छी बात नहीं है ना। अग्रवाल सर, भाई अग्रवाल ठीक है, लेकिन मेरा नाम है, नाम बुलाओ, है ना। तो क्यों बुलाते थे, तो क्या लगाते हो, मतलब ये एक प्रकार की मनोवृत्ति है। मनोवृत्ति समझाने का मैं आपको प्रयास कर रहा हूँ कि ये मनोवृत्ति कहाँ से आती है ना। किसी भी कार्य में, जैसे किसी जाति को लेकर आपके विचार, किसी धर्म को लेकर आपके विचार, किसी विषय वस्तु को लेकर आपके विचार, ये होती है मनोवृत्ति। ये मनोवृत्ति सकारात्मक भी हो सकती है और नकारात्मक भी हो सकती है किसी भी चीज के प्रति, है ना। फिर मनोवृत्ति का निर्माण कैसे होता है ना। फॉर एग्जाम्पल, दो धर्म के लोग हैं, आपस में लड़ रहे हैं, तो आपको पहले चीज तो ये देखना है मनोवृत्ति का निर्माण, तब जाकर आप उनकी, आपको अब एक प्रशासनिक अधिकारी हो और आपको उस दंगा शांत करना है और लोगों को बनाना है, तो कैसे आप उनकी मनोवृत्तियों में चेंजेस ला सकते हो। एक धर्म दूसरे धर्म से नफरत कर रहा है, तो मनोवृत्ति में परिवर्तन, परिवर्तन के कुछ तरीके बताए यहाँ पे कि सामने वाले की मनोवृत्ति में अगर आपको परिवर्तन करना है तो कैसे परिवर्तन किया जा सकता है। लोक प्रशासन में इसके बारे में भी पढ़ाया जाता है कि मनोवृत्ति में परिवर्तन संभव है। किसी व्यक्ति के बारे में अगर कोई नकारात्मक विचार है एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति के बारे में, और आपको उसके नकारात्मक विचारों को समाप्त करना है, तो कैसे किया जाएगा, ये होता है मनोवृत्ति में परिवर्तन। फिर परसेसिव कम्युनिकेशन, प्रबोधक संप्रेषण। प्रबोधक संप्रेषण समझते हो, प्रबोधक संप्रेषण मतलब
एक भीड़ के बीच में आपको अधिकारी बना के खड़ा कर दिया जाए, भीड़ बहुत उद्वेलित है, उस समय क्या काम आएगा? आपका नॉलेज, आपके जो सिलेबस राइट किए गए हैं वो, ट्रेनिंग, कुछ भी काम नहीं आना। एक भीड़ है जो बहुत लड़ने मरने को तैयार है, आप कलेक्टर हो, मुख्यमंत्री का फोन आया, जाओ दंगे शांत कराओ, अब आपको जाना है दंगे शांत कराने, उस समय क्या काम आना है आपका? सिर्फ आपके लफ्ज, बातें, उसी को कहा जाता है प्रबोधक संप्रेषण। परसुसी कैसे आप बात करोगे उन लोगों से, कैसे डील करोगे उन लोगों को, कैसे शांत करवाओगे उन लोगों को, है ना? तो ये प्रबोधक संप्रेषण कहलाता है। तो प्रबोधक संप्रेषण क्या होता है, कैसे अपने प्रबोधक संप्रेषण को सुधारा जा सकता है, यहाँ पे हम ये चर्चा करेंगे। फिर एक होता है पूर्वाग्रह। पूर्वाग्रह समझते हो? प्रिजम्पशन, किसी भी चीज को जाने बिना उसके बारे में पहले ही डिसीजन ले लेना। फॉर एग्जाम्पल, पता चला किसी मित्र को आपने देखा कि उसके रूम में दारू की बोतल है, सिंपल, आपने पहले ही डिसीजन ले लिया ये तो बर्बाद है। मेरा एक मित्र था, सच बता रहे, बोलना नहीं चाहिए भाई, दारू पी के पढ़ाई करता था, खूब पढ़ता था, सेलेक्ट भी हो गया, डीएसपी भी बन गया। हम समझते थे बर्बाद है, ये पूर्वाग्रह है। हालांकि ये सलाह नहीं देंगे किसी को, लेकिन पूर्वाग्रह यही होता है ना? जैसे एग्जाम्पल, हमारे मन में चीन को लेकर क्या पूर्वाग्रह है? सोचो, बहुत बुद्धिमान होंगे, घर घर मोबाइल बनाते होंगे, टेक्निकली एकदम वास्ट होंगे, है ना? क्या बुद्धिमान ये है ना? ये एक प्रकार का क्या है? पूर्वाग्रह। पूर्वाग्रह सही है गलत दोनों हो सकते हैं, लेकिन पूर्वाग्रह बिना जाने हम कि चीन में तो बहुत टेक्नोलॉजी हाई, जापान के लोगों के बारे में एक पूर्वाग्रह चलता है, जापान के लोग दब्बू होते हैं, डरपोक होते हैं, है ना? जापान के लोगों के बारे में आलसी कहलाते हैं जापान के लोग। जैसे यूरोप के बारे में, ब्रिटेन के बारे में अफवाह होते हैं, ब्रिटेन के लोग माना जाता है कि सफाई नहीं रखते, बहुत गंदे रहते हैं, नहाते नहीं है। ब्रिटेन के बारे में, अमेरिका के लोग बहुत इंटेलिजेंस होते हैं, ये पूर्वाग्रह है बिना तर्क जाने कि अमेरिका के लोग होगा, अमेरिका पता चल जाए कोई अमेरिका का व्यक्ति है, अपन पहले से ही मान लेंगे कि वो इंटेलिजेंट होगा, ये पूर्वाग्रह है ना? खैर, तो पूर्वाग्रह, और पूर्वाग्रह के बाद भेदभाव, पूर्वाग्रह के आधार पर किया जाने वाला व्यवहार वो होता है भेदभाव, है ना? फिर रूढ़िवादिता, भारतीय संदर्भ में कुछ रूढ़िवादी मान्यताएं हैं। तो रूढ़िवादियां तो जानते ही हो, है ना? रूढ़ियां जो समाज में प्रचलित कुछ नकारात्मक अवधारणाओं को ही रूढ़ियां कहा जाता है। रूढ़ियां जैसे गांव में कुछ चलता है ना, फला पेड़ पे नहीं जाना, भूत रहता है, या सूर्योदय मतलब क्या, चंद्र ग्रहण के दिन बाहर नहीं निकलना चाहिए, या महिलाओं के बारे में कई सारे, है ना, रूढ़िवादियां चलती हैं। ठीक है, तो ये एक टॉपिक है जो मनोविज्ञान से रिलेटेड है, लेकिन बड़ा अच्छा टॉपिक है। फिर उसके बाद अगला टॉपिक, आज मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, आज सिर्फ सिलेबस डिस्कस कर रहा हूं ना। पढ़ना बच्चों हम कल से चालू करेंगे, और शुरुआत हम चारवाक से करेंगे। ठीक है, चारवाक अपने आप में मैं चाहता था कि पूरा लेक्चर मिले 1 घंटे का तब, और अभी लिखने पे पीछे बिल्कुल मत परेशान होना, हफ्ते 10 दिन सिर्फ सुनना, अच्छा लगेगा तुम लोगों को सुनने में। फिर लिखवाऊंगा मैं खुद ही, और नोट्स भी आप लोग को प्रोवाइड करते जाऊंगा मैं थोड़ा थोड़ा करके, है ना? तो मेरी एक सजेशन है कि इस बार नोट्स मत बनाना, इस बार सिनॉप्सिस बनाना आप लोग। नोट्स मैं दे दूंगा आपको सारे बने बनाए, ठीक है? नोट्स और टॉपिक वाइज देते जाऊंगा, 8-8, 10-10 पेज, तो उससे क्या होगा कि जल्दी जल्दी आप कवर भी करते जाओगे। ठीक है, फिर उसके बाद अभिक्षमता। अभिक्षमता क्या होते हैं? आपके अंदर कुछ विशेष प्रकार की क्षमताएं जो किसी भी व्यक्ति में एक, या सामान्यतः एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में होनी चाहिए। जैसे आप एक कलेक्टर बनते हो, या डेप्यूटी कलेक्टर बनते हो, डीएसपी बनते हो, तो आपके अंदर कौन कौन से गुण होनी चाहिए, उन गुणों को ही क्या कहा जाता है? अभिक्षमता। जैसे पहली अभिक्षमता यहाँ पे दी है सत्यनिष्ठा। सत्यनिष्ठा मतलब हमेशा सही बोलने वाला व्यक्ति, है ना, ईमान, है ना? सत्यनिष्ठा मतलब सत्य के प्रति निष्ठा, है ना, हमेशा सत्य के लिए खड़े रहना, है ना, दबंग टाइप एकदम, एक सिंपल सा पर्सनालिटी हमेशा ऐसी होनी चाहिए कि नहीं साहब तो पिघलेंगे ही नहीं, आप तो 1 लाख दो क्या 10 लाख दो, साहब ईमानदार है, सत्यनिष्ठा। दूसरा निष्पक्षता, है ना? निष्पक्षता बहुत बेसिक गुण होता है किसी भी प्रशासनिक अधिकारी में। जाति, धर्म, लिंग, भाषा के आधार पर किसी एक पक्ष के बीच में झुकाव ना होना, निष्पक्षता, है ना?
सिंपल सा है कि या फिर ऐसा झुका कि हमारे गांव का आ गया एक और दूसरा बंदा आ गया, तो नहीं, ऐसा निष्पक्ष रहना है भाई, आपको जो सही है वो करना है, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, यही होता है निष्पक्षता। निष्पक्षता को ही असमर्थकवादी कहा जाता है, डबल से लिख दिया, ऐसे कुछ नहीं होता। ना समर्थक मतलब समर्थन ना करना, किसी एक का समर्थन ना करना। फिर वस्तुनिष्ठता, वस्तुनिष्ठता मतलब होता है तार्किकता से ही लिया जाता है। वस्तुनिष्ठता मतलब सारे ऑब्जेक्ट निकालना, सारे बेस्ट डिसीजन, उसमें बेस्ट डिसीजन का चयन करना, ये होता है वस्तुनिष्ठता। फिर आपका नौकरी के प्रति समर्पण, लोक सेवा के प्रति आपका डेडिकेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ नौकरी पाने के लिए ही हमने डीएसपी बने हैं, नहीं, लोक सेवा के प्रति आपका डेडिकेशन होना चाहिए, है ना। बोला जाता है कि प्रशासनिक अधिकारी जो होता है वो 24/7 ऑन ड्यूटी होता है ना, समर्पित होता है, पूरी तरह डेडिकेट, उसके लिए नौकरी ही सब कुछ होती है। ये नहीं है कि 40,000 या 60,000 जो भी सैलरी है उस सैलरी के लिए वो नौकरी कर रहा है, इसी को होता है लोक सेवक पद। फिर समानुभूति, समानुभूति बहुत, इंपैथी, सिंपैथी नहीं, पहले इंपैथी, सिंपैथी का एक लेवल और ऊपर, है ना। जैसे आपने किसी का दुख देखा, तो दुख देकर आपको समाधान करना नहीं है, सिर्फ उसके प्रति सहानुभूति नहीं होना चाहिए, आपको उसको दुख को समझना चाहिए, आप उसके दुख को फील कर पा रहे हैं कि सामने वाला किस कष्ट में है, ये होता है समानुभूति, है ना। फिर सहिष्णुता, सहिष्णुता एक प्रकार सभी जीवों के प्रति दया भाव, है ना, सहिष्णुता, कमजोर वर्गों के प्रति संवेदना, ये सारे गुण ही है, अभिक्षमताएं ही है, जिसको डिस्क्राइब कर दिया है, जिसको एक एक करके अलग अलग पढ़ना है। ये सारी के सारी क्या है, अभिक्षमताएं हैं। एक प्रशासनिक अधिकारी के अंदर इतने सारे गुण होने चाहिए, तो ये अभिक्षमताओं को यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिया है। ये टॉपिक बहुत बड़ा नहीं है, लिखा हुआ है बहुत बड़ा, इन टॉपिक्स को छोटे छोटे वर्ड्स में हमें पढ़ना होता है, ठीक है। अब तीसरे नंबर पे सामवेगिक बुद्धि आया इसका पार्ट, है ना, ये है इमोशनल इंटेलिजेंसी। इमोशनल इंटेलिजेंसी जो मैंने सबसे स्टार्टिंग में आज के लेक्चर में शुरुआत में समझाई थी, है ना, विल्फ्रेडो पैरेटो को यहाँ पे उदाहरण लेकर वो उन्होंने एक पूरा विल्फ्रेडो पैरेटो ने ना आईक्यू, आई मोर इंपॉर्टेंट देन आईक्यू, इनकी बुक ही है प्रॉपर, इन्होंने इमोशनल इंटेलिजेंसी के बारे में पूरी की पूरी किताब लिख दी। उन्होंने बोला कि जीवन में आपको 90% होना जरूरी नहीं है, आईक्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट जीवन में सफलता के लिए चाहिए आईई चाहिए, है ना, तार्किक क्षमताएं। जैसे मेरी सिस्टर है, बता रहा हूँ 90% है, लेकिन जोर से डांट दो तो रो देती है, मतलब थोड़ा सा चिल्ला दो, अकेले बस में सफर नहीं कर पाती वो, है ना, या बस में सफर कर रही है और मान लो सीट है अकेली, मतलब एक सारी सीटें फुल है और अकेले एक व्यक्ति के लिए सीट नहीं है, तो वो वही होगी, सीट नहीं बना पाएगी अपने लिए, वो लड़ नहीं पाएगी, है ना। इमोशनल, अब कल को अगर सोचो वो पीएससी की, यूपीएससी की तैयारी कर रही है या पीएससी की तैयारी कर रही है, डीएसपी बन गई, बन भी जाएगी, मुझे पता है, बहुत इंटेलिजेंट है, उतना रट्टू है कि वो राइट के बन जाएगी, वो लिखने में भी, राइटिंग भी बहुत अच्छी, और 97% 12वीं में लाया था, कौन लाता है इतना ज्यादा, 10वीं 12वीं मिला के नहीं लाया था आदमी, है ना, तो इतने प्री हर बार मजाक में निकाल लेती है, तो बन भी जाएगी कल को डीएसपी, तो मुझे पता है कि वो फ्रस्ट्रेट हो जाना है उससे। इमोशनल इंटेलिजेंसी लाइफ में बहुत जरूरी होती है ना। जैसे भाई साहब, मेरे छोटे भाई, कुछ दिन पहले उनका ब्रेकअप हो गया था, डिप्रेशन में चले गए थे। अरे ब्रेकअप में कौन डिप्रेशन में जाता है, दूसरी देखो, आगे बढ़ो जीवन में, इमोशनल इंटेलिजेंसी यही पे आपकी काम आती है ना। कोई दुख नहीं होता, दुख सुख जैसी कोई चीज नहीं होती, ये इंटेलिजेंसी कहती है। इमोशनली आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा। एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में आपके सामने कई बार ऐसी परिस्थितियां आएंगी, ऊपर से इधर से विधायक का फोन आया, ये मेरा ये आ रहा है, आदमी आ रहा है, ये काम होना चाहिए, है ना, उधर कलेक्टर साहब का फोन आया कि ये काम करवा दो, लेकिन ये काम इतना अनैतिक है कि कल को पता भी चल गया तो आप किसी से नजरें नहीं मिला पाओगे कि आपने ये काम किया है। इस समय क्या काम आएगा आपका, आप भावनात्मक रूप से कितने मजबूत हैं, है ना। परिस्थितियों को देखकर क्या आप घबरा पा रहे, घबरा रहे हैं नहीं। कुछ लोग होते हैं, देखो सामान्यतः आप देखोगे कुछ ऐसे व्यक्ति मिलेंगे आपको जीवन में, छोटी सी परिस्थितियों में इतना घबरा जाते हैं, पसीने छूट जाते हैं, है ना। रिजल्ट के पहले इतनी घबराहट, मतलब एक सामान्य बात है, ठीक है, पास होंगे फेल होंगे, दो ही चीजें तो होनी है, दोनों के लिए तैयार रहो, है ना। अभी गीता दर्शन में इस चीज को सिखाएंगे, है ना। इसको कहा जाता है
एक विशेष परिस्थिति होती है जिसमें दुख में ज्यादा दुखी और सुख में ज्यादा सुख नहीं हुआ जाता है। हाँ, तो वैसी स्थिति इमोशनल इंटेलिजेंसी वहीं पे काम आती है। ठीक है, तो इससे संप्रत्यय मतलब इमोशनल इंटेलिजेंसी का प्रत्यय, व्हाट इज इमोशनल इंटेलिजेंसी, है ना। प्रशासन में क्या उपयोगिता है इसकी, एडमिनिस्ट्रेशन में जब आप जाओगे तो ये आपकी इमोशनल इंटेलिजेंसी कैसे काम करेगी। ठीक है, तो ये यहाँ पे प्रशासन में इसकी उपयोगिता। अब फिर उसके बाद एक नेक्स्ट टॉपिक है व्यक्तिगत भिन्नताएं। व्यक्तिगत भिन्नताएं यहाँ पे ये बताता है व्यक्तिगत लोग अलग अलग हैं, तो कितने प्रकार के आपको लोग मिल सकते हैं, है ना। तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, मतलब यहाँ पे व्यक्तिगत भिन्नताएं यही बता रहा है आपको कि लोग कितने प्रकार के होते हैं, है ना। कुछ इसमें मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने डिफाइन कर रखा है, बल्कि लिख रखा है कि आपको इस 6 प्रकार के लोगों में कोई 7वां प्रकार का लोग नहीं मिलेगा। तो आप कैटेगरियां बना दी है, जब आप अगली बार लोगों से मिलोगे इनको पढ़ने के बाद तो आप उसको कैटेगरी में रख सकते हो। और कई बार मनोवैज्ञानिक तो यहां तक बता दिए हैं कि आप पूर्व अनुमान लगा सकते हो व्यक्ति के व्यवहार का कि किस परिस्थिति में ये व्यक्ति क्या करेगा, पहले से तय कर सकते हो। एक बुक है मैन आर फ्रॉम द मार्स एंड वुमेन आर फ्रॉम द वीनस, ये बड़ी अच्छी है, एक नॉवेल है बड़ी। उसमें जैसे कुछ लोग कहते हैं कि लड़कियों को समझना बड़ा कठिन होता है, उसने कहा लड़कियों को समझना बड़ा वैज्ञानिक तरीका होता है। आप पहले से डिसीजन ले सकते हो कि वो समय किस समय डिप्रेशन में रहेगी, किस समय खुश रहेगी, किस समय वो चिल्लाएगी, किस समय क्या रहेगा, इस बुक में बताया गया है। ये मनोवैज्ञानिक यही है, व्यक्तिगत भिन्नताओं में आपको हर डिसीजन के सारे पक्ष और उस कैटेगरी के आधार पर आप फिट बैठा दोगे, अब पता रहेगा आपको कि सामने वाला व्यक्ति क्या डिसीजन लेगा। फिर उसके बाद व्यवहार भिन्नताएं, उस व्यक्तिगत भिन्नताओं के बाद उनके व्यवहार में क्या डिफरेंस होते हैं, व्यवहार भिन्नता। यहाँ पे ये टॉपिक बड़ा नया जुड़ा है, इसके बारे में तो मैंने भी बहुत डिटेल अभी नहीं पढ़ा है, सिर्फ ये वाला टॉपिक, बाकी पूरा पढ़ रखा है ना। मनोचिकित्सा, ये पूरा का पूरा ये एक मनोचिकित्सा वाला पार्ट अलग से जोड़ दिया है आयुष से है थोड़ा सा रिलेटेड, लेकिन आयुष से भी थोड़ा सा और अंदर जाके डिप्रेशन क्या होता है, टाइप्स ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, डिप्रेशन को कैसे दूर कर सकते हैं। डिप्रेशन सुना है, बहुत कॉमन है आज के डेट में डिप्रेशन, है ना। तो डिप्रेशन क्या है, डिप्रेशन कैसे आते हैं, डिप्रेशन को दूर कैसे किया जाना चाहिए। फिर सामाजिक दुश्चिंता मनोविकार, सोशल ये एक प्रकार का होता है। सामाजिक दुश्चिंता प्रकार में आपको समझाऊंगा ये क्या होता है। एक प्रकार का विचार, समाज के दबाव को कारण आप एक अलग प्रकार की मन स्थिति में पहुंच गए जिसमें आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, सामाजिक दुश्चिंता। ठीक है, फिर सिजोफ्रेनिया, सिजोफ्रेनिया सुना है वर्ड। सिजोफ्रेनिया एक अवसाद की स्थिति होती है जिसमें व्यक्ति सोचने समझने की क्षमता खत्म हो देता है एक अलग लेवल है, जिसमें व्यक्ति अवसाद की एक ऐसी स्थिति जिसमें व्यक्ति सोचने समझने की क्षमता खो देता है। फिर सामाजिक दुर्भीति, दुर्ध्रुव मनोविकार, दुर्ध्रुव मनोविकार सुनना, एक मूवी आई थी अम्बी, उसमें एक ही टाइम पे दो टाइप का व्यक्ति आते हैं उसके अंदर। कौन सी मूवी आई थी? अपरिचित। अपरिचित में वो यही था, बाइपोलर डिसऑर्डर। बाइपोलर में मतलब एक व्यक्ति आपसे मिलेगा, बहुत खुश रहेगा, बहुत मजा आएगा उसके साथ लगे, अचानक उसमें क्या चेंज आता है, वही व्यक्ति आपको नफरत लगती है, यार ये दूसरा व्यक्ति है। देखा है अपरिचित मूवी? अपरिचित में देखा होगा ना, एक ही समय में वो व्यक्ति इतना सीधा साधा, अचानक वो इतना खतरनाक हो जाता है। कई सारे अपराधियों पर रिसर्च किया गया है कि वो बाइपोलर डिसऑर्डर से ग्रसित है। एक अमेरिका में रिसर्च हुई थी, इसमें पढ़ेंगे। अमेरिकन रिसर्च में लगभग 500 रेप के अपराधियों पर रिसर्च की गई। उसमें से पाया गया कि लगभग आधे से ज्यादा अपराधी ऐसे थे जो बहुत सामान्य जीवन जी रहे थे, मतलब घर परिवार रिश्तेदार पूरा फैमिली मैन है, एक आदर्श व्यक्ति जैसा होना चाहिए वैसा जीवन जी रहे हैं, है ना। मतलब समाज में रह रहे हैं, घर परिवार में, आप अनुमान ही नहीं लगा सकते कि उस व्यक्ति के अंदर एक अपराधी भी है। और फिर किसी एक दिन ऐसी स्थिति बनती है और वो व्यक्ति अपराध कर बैठता है, और अपराध ऐसा जघन्य अपराध जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि इस व्यक्ति ने जो सुई चुभने से खून
डर जाता है, डॉक्टर की सुई लगने से डर जाता है, वो इतनी किसी व्यक्ति को 4 टुकड़े कर सकता है। ये अपराध, ये रिसर्च हुई है प्रॉपर, तो उसमें ये पाया गया कि ये व्यक्ति जो थे वो बाइपोलर डिसऑर्डर से थे। जिस समय वो इस स्थिति में थे, सामान्य स्थिति में थे, वो इतने डरपोक थे कि वो एक मच्छर भी ना मारे, और दूसरी स्थिति में वो इतने खतरनाक हो गए कि वो किसी की हत्या करने से भी नहीं डर रहे हैं। ये होते हैं बाइपोलर अपरिचित, है ना। ये इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर ये अलग टॉपिक अलग जोड़ दिया, ये पीएससी मान नहीं रही है। मनोचिकित्सा, इन सब का उपाय क्या है ना। व्यक्ति केंद्रित चिकित्सा, पर्सनल, कैसे आपको मिलना है उनसे, कैसे उन लोगों की चिकित्सा करनी है। व्यवहार चिकित्सा, उसके व्यवहार में कैसे चिकित्सा, व्यवहार के माध्यम से कैसे उपाय करना है। तर्क संगत भावनात्मक, जाके भाई मैं हूं, चिंता मत कर। कोई डिप्रेशन में है आपका दोस्त, उसको कैसे चिकित्सा करना है, पहले व्यक्तिगत मिलो, व्यवहार, फिर उसके बाद भावनात्मक रूप से उससे जुड़ो और उसको धीरे धीरे समझो। फिर संज्ञानात्मक, तर्कों के माध्यम से चिकित्सा करो, मतलब उसके मन में कुछ ऐसा बैठ गया कि मैं फेल हो जाऊंगा तो मर जाऊंगा, उस संज्ञान, उन तर्कों को हटाओ। इसको कहते हैं संज्ञानात्मक चिकित्सा। नकारात्मकता, अगर उसके अंदर कुछ ऐसे नकारात्मक विचार बैठ गए हैं तो तर्कों के माध्यम से उन विचारों को हटाओ, है ना। कोई अगर आत्महत्या कर रहा है, जैसे बड़े अच्छे दार्शनिक दुर्खीम, इनकी बुक ही है सोसाइट, है ना, तो उसमें संज्ञानात्मक चिकित्सा की बड़ी अच्छी चर्चा की गई। उसमें बोला है कि जिस व्यक्ति जो आत्महत्या करते हैं ना, उनके मन में बचपन से ही बैठा होता है कि हमें इस परिस्थिति में जाकर मर जाना है। उन्होंने इस चीज का, बाकी पढ़ेंगे, उन्होंने मालूम यहां तक सिद्ध कर दिया है दुर्खीम ने अपने विचार में, हालांकि बहुत विरोध हुआ उन्हें। उन्होंने बोला कि मनोविज्ञान में ही उन्होंने बोला, दुर्खीम ने क्या बोला कि एक डिसऑर्डर है, आत्महत्या बीमारी है जो जेनेटिकल होती है। अब सोचो, जेनेटिकल मतलब समझ रहे हो, बाप से बेटे में आई है बीमारी, बाप के अंदर भी थी आत्महत्या के विचार, बस उसको मौके नहीं मिले, बेटे को मिल गए। हालांकि इस चीज का विरोध हुआ। इससे क्या होता है कि आप बाहर परिस्थितियों का निगलेक्ट कर रहे हो, जेनेटिकल है। उन्होंने बोला नहीं, बिल्कुल, उन्होंने रिसर्च किया, उन्होंने पाया कि 100 व्यक्ति ऐसे जो आत्महत्या कर चुके हैं, उन पर रिसर्च किया। उन्होंने बेसिकली किसानों का अध्ययन किया था, एग्रीकल्चर किसानों का। नॉर्थ इंडिया के 100 किसान और साउथ इंडिया के 100 किसानों को लिया, और किसानों को लेने के बाद उन्होंने रिसर्च करके पाया कि जिनके बच्चों ने आत्महत्या की थी उनके परिवार पर रिसर्च किया उन्होंने, और पाया कि उनके जो नॉर्थ इंडिया में जो है वो सेम परिस्थितियों में किसान, साउथ इंडिया के किसान ज्यादा तेजी से आत्महत्या करते हैं। मतलब सेम परिस्थिति, नॉर्थ इंडिया के किसानों में भी कष्ट है, साउथ इंडिया में किसान, दोनों परिस्थितियों में, सेम परिस्थिति में नॉर्थ इंडिया का किसान आत्महत्या नहीं करेगा, साउथ इंडिया का किसान आत्महत्या कर लेगा। क्यों? क्योंकि उनके जीन में है आत्महत्या। सही बात तो सही हो सकता है, उन्होंने सिद्ध करने का प्रयास किया। हालांकि इसका विरोध होता है, अगर आप किसी को कहोगे कि बाप से बेटे में आत्महत्या की बीमारी आई है, ऐसा वो बात तो ठीक है, कहीं ना कहीं सही सिद्ध हो सकती है, किसानों में हो सकती है, किसी में भी रिसर्च किया जाए। आप देखोगे ना, आप सामान्य जीवन में, इमोशनल इंटेलिजेंसी में भी हम ये चीज पढ़ेंगे, आप सामान्य जीवन में भी देखो, एक व्यक्ति एक सेम डिसीजन, है ना भाई, एक ऐसी परिस्थिति में एक व्यक्ति, जैसे एक सरदार जी के घर में आग लग गई, दूसरा व्यक्ति गया, पहुंचते पहुंचते सरदार जी आग लग गई घर में, बोले मैंने क्या, बोले अरे आपके घर में लग गई, तो फिर तैनू क्या, इतना क्या घबराना, है ना। मैं अपने पापा को देखता था अक्सर, एक बार ऊपर छत में थे, धड़ाम की आवाज आई, है ना, नीचे से मम्मी पूछी क्या हुआ, है ना, तो बोले शर्ट गिर गई या पैंट गिर गया, बोले इतनी जोर आवाज, बोले मैं भी था उसमें। बहुत सामान्य, हर परिस्थिति में कोई फर्क ही नहीं पड़ता। एक व्यक्ति, मेरा मित्र था, तीसरा पीएससी नहीं निकला था, वो मेरी सिस्टर को ही बता रहा हूँ, तीसरी पीएससी में इतनी मतलब दूसरी पीएससी थी, प्री नहीं निकली थी भाई साहब, वो 1 महीना कमरे से नहीं निकली, प्री नहीं निकला। अरे हद है यार, यहाँ 10 देख बैठा आदमी, तब भी फर्क नहीं पड़ा, 11वीं में ट्राई करेंगे, क्या फर्क पड़ता है। टाइम इज जस्ट अ नंबर, एज इज जस्ट अ नंबर, कुछ नहीं इससे ज्यादा। जिस दिन सेलेक्ट हो जाओगे, एज 2 ही समय पूछी जाती है बस, एक परीक्षा फॉर्म भरते समय और दूसरी शादी करते समय, बस। इसके बाद एज का कोई महत्व जीवन में
नहीं रहेगा, बता रहा हूं, जिस दिन सेलेक्ट हो जाओगे ना कोई नहीं पूछेगा आपसे, जिस दिन आपकी शादी हो जाएगी एज फिर कोई नहीं पूछेगा आपसे लाइफ में, कभी भी नहीं। एज इज जस्ट अ नंबर, बस। तो उम्र का कभी वो दबाव मत लेना कि उम्र बढ़ रही है मेरी, एज का कभी दबाव मत लेना, एज से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो यही होता है सकारात्मक चिकित्सा, एक पारिवारिक चिकित्सा। चिकित्सा के अलग अलग प्रकार है, ठीक है। तो इसमें ये अलग से पीएससी ने कुछ दे दिया है जिसको अपन पढ़ेंगे। फिर उसके बाद मनोवृत्ति और अभिक्षमता, है ना। मनोवृत्ति और अभिक्षमता ये तो हो गया। फिर उसके बाद ये डबल से आ गया क्या, एक मिनट, क्या हुआ, लोक प्रशासन में नैतिक मूल्य, चौथा। अगले टॉपिक पे आते हैं, है ना। ये लोक प्रशासन, बेसिकली ये लोक प्रशासन नहीं पढ़ाना चाह रहा आपको, लोक प्रशासन का जो एथिकल वाला पार्ट है, नैतिक वाला पार्ट है, वो इसमें डाल रखा है ना। जब आप एक प्रशासनिक अधिकारी बनोगे तो आपको किन नैतिक मूल्यों का पालन करना पड़ेगा। यहाँ पे सिर्फ उसकी चर्चा की गई, जैसे एक डीएसपी के क्या कर्तव्य होने चाहिए, एक डिप्टी कलेक्टर के, ये इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं। अभी तक सिलेबस में नहीं था लेकिन फिर भी इंटरव्यू में पूछे जाते थे ये क्वेश्चंस, है ना। तो लोक प्रशासन में कौन कौन से नैतिक मूल्य है, इसके लिए कुछ कोड भी बनाए गए हैं सरकार के। तो कोड ऑफ एथिक्स और कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट वो होते हैं जो लिखित होते हैं, जिसको मानना अनिवार्य होता है, और कोड ऑफ एथिक्स होते हैं ऐसे जिसके मानने की आपसे अपेक्षा की जाती है कि आपको करना चाहिए। कोड ऑफ कंडक्ट आपको पालन करोगे तो उसके लिए दंड होता है, ये कोड ऑफ कंडक्ट है। जैसे उच्च अधिकारियों को लिखित आपके क्वेश्चन, मतलब जो भी आपको आदेश दे उसका पालन करना, ये कोड ऑफ कंडक्ट है, आपको मानना ही पड़ेगा। ये कोड ऑफ कंडक्ट अगर नहीं करोगे तो आप सस्पेंड हो जाओगे, है ना। और एक होता है कोड ऑफ एथिक्स, आपको क्या करना चाहिए, उसके लिए सजा नहीं है, लेकिन कोड ऑफ एथिक्स होते हैं कि आपको ऐसी स्थिति में ये करना चाहिए। तो कोड ऑफ कंडक्ट और कोड ऑफ एथिक्स, इसमें दोनों पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। तो मानवीय आवश्यकता अभिप्रेरणा में मानव व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले विभिन्न तत्व, है ना। फिर उसके बाद मानव व्यक्तित्व को कौन कौन से फैक्टर्स है जो आपके व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। कर्तव्य परायणता, प्रशासनिक अधिकारी का गुण है कर्तव्य परायणता, मतलब कर्तव्य के हमेशा कर्तव्य करने के लिए अग्रेसित रहो, अपने ड्यूटी करने के लिए, कर्तव्य परायणता। मूल्यबोध, आपको मूल्यों का ज्ञान होना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है इसका ज्ञान होना चाहिए। जीवन में मूल्य में संवेदनशीलता, संवेदनशीलता कुछ नहीं है, संवेदनशीलता सेंसिटिविटी, है ना। आपको संवेदन होना चाहिए। टेक्नोलॉजी, आजकल इसको एक्स्ट्रा जोड़ दिया गया कि प्रशासनिक अधिकारी ऐसा नहीं, आप बोल नहीं सकते कि मुझे कंप्यूटर नहीं आता, बिल्कुल नहीं, आपको, है ना। जैसे एक डीएसपी जब आप जाते हो ना, सेलेक्ट होते हो, तो आपको ड्राइविंग आए या ना आए आपको सीखनी पड़ेगी, आपको ड्राइविंग आनी ही चाहिए, फोर व्हीलर चलाना आना ही चाहिए, यह अनिवार्य है आपके लिए, है ना। आजकल प्रशासनिक अधिकारी में कोड ऑफ कंडक्ट में जोड़ दिया गया कि आपको ड्राइविंग आनी चाहिए, अनिवार्य है, नहीं आती तो सीखो, अच्छे सीखो। तो ड्राइविंग स्कूल पे बकायदा जिनको नहीं आती उनकी 3 महीने की ट्रेनिंग एक्स्ट्रा करनी पड़ती है उनको, और बकायदा उनको ड्राइविंग सिखाई जाती है, अनिवार्य हो गया है प्रशासनिक अधिकारियों के लिए। तो ये टेक्नोलॉजी का ज्ञान ये होना चाहिए, तो ये प्रशासनिक अधिकारी के लिए। फिर नैतिक मूल्यों का ज्ञान, ठीक है। फिर लोक प्रशासन में नैतिक सद्गुण और मूल्य, प्रशासन में सत्यनिष्ठा, उत्तरदायित्व, पारदर्शिता, है ना, ये सब चीजें तो बहुत बेसिक सा है। ट्रांसपेरेंसी समझती हो ना, है ना। पारदर्शिता मतलब जानने का, आपके मतलब जानने का अधिकार को ही पारदर्शिता कहा जाता है। फिर नैतिक तर्क, नैतिक दुविधा, नैतिक दुविधा वही दो अच्छे नैतिक तर्कों में एक का सिलेक्ट करना और उसकी दुविधा, तो इसको नैतिक दुविधा कहते हैं। फिर नैतिक मार्गदर्शन के रूप में अंतरात्मा, कैसे अपनी आत्मा की आवाज सुनने की आपको प्रैक्टिस करनी है। अंतरात्मा समझते हो, अंतरात्मा क्या होती है, अंतरात्मा हाँ वही है अंतरात्मा, है ना। तो अंतरात्मा क्या होती है पहले ये जानना होगा, और अंतरात्मा की आवाज सुना कैसे जाता है, और किस समय अंतरात्मा की आवाज सुननी है। अंतरात्मा क्या होता है, अंतरात्मा की सामान्य डेफिनेशन ये होती है, अंतरात्मा से आशय मस्तिष्क की उस क्रिया से है जिसमें व्यक्ति सही और गलत के संदर्भ में सही निर्णय लेता है ना। तो अंतरात्मा क्या होती है और अंतरात्मा की आवाज सुनने कैसी जाती है, इसमें ये बताया गया है। फिर आचरण संहिता, कोड ऑफ कंडक्ट जो मैंने बताया, हाँ कह सकते हैं अंतरात्मा, है ना। तो और उसके बाद लोक सेवकों प्रति आचरण संहिता, कोड ऑफ कंडक्ट, और फिर उच्च मूल्यों का पालन, और इन सब पर आधारित लास्ट में आ जाएगा आपका क्या, केस स्टडी। अच्छा एक टॉपिक इसमें और जोड़ रखा है, भ्रष्टाचार। ये एक क्वेश्चन है, कुछ नहीं, निबंध है एक तरह से। भ्रष्टाचार क्या होता है, भ्रष्टाचार कितने प्रकार का होता है, भ्रष्टाचार के क्या कारण है, भ्रष्टाचार के इम्पैक्ट क्या होते हैं,
ये बहुत बेसिक सा है, इसमें बहुत पढ़ाना नहीं पड़ता, है ना। तो भ्रष्टाचार को कम कैसे किया जा सकता है, तो समाज में सूचना तंत्र, विसिल ब्लोवर समझते हो? विसिल ब्लोवर वो व्यक्ति जो भ्रष्टाचार उजागर करता है उसको विसिल, जैसे आपको पता होगा व्यापम घोटाला एक विसिल ब्लोवर ने ही खोला था। विसिल ब्लोवर क्या होते हैं, जैसे किसी एक बड़े ऑफिस में खूब भ्रष्टाचार हो रहा है, लेकिन वहां एक बहुत कोई बाबू है जो ईमानदार है, तो वो व्यक्ति जाके वो चुपचाप एक सूचना दे देता है लोक सेवक को कि हमारे ऑफिस में भ्रष्टाचार होता है। तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाता है? विसिल ब्लोवर। विसिल मतलब होता है सीटी, और ब्लोवर मतलब होता है बजाने वाला। ये शब्द स्वीडिश शब्द है विसिल ब्लोवर। स्वीडन में क्या होता था, एक एनजीओ गठित हुआ था विसिल ब्लोवर नाम से। उनका मालूम क्या काम होता था, वो रोड पे ऐसे घूमते रहते थे, उसके पता नहीं चलता था कि कौन व्यक्ति विसिल ब्लोवर है, और जहां पे देखे कि घूस लिया जा रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, वो जोर जोर से सीटी बजाने लग जाते थे, है ना। सीटी अपने साथ रखते थे जेब में, और वो निकाल के सीटी बजाने लगते थे, तो सामने वाला घबरा जाता था, पुलिस आती थी, माहौल बनता था, और वो जेल में डाल जाता। तो लोगों के प्रति विसिल ब्लोवर के प्रति डर में, तो जब से विसिल ब्लोवर ये वर्ड आ गया, स्वीडिश वर्ड आ गया, जहां भी व्यक्ति भ्रष्टाचार को उजागर करने का प्रयास करता है उसको विसिल ब्लोवर कहा जाता है। फिर यूनाइटेड नेशन ने भ्रष्टाचार पर कौन सा अपना कन्वेंशन दिया है, फिर भ्रष्टाचार कैसे मापा जा सकता है ना। एक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जर्मन का नाम सुना होगा, जर्मनी का एक एनजीओ है जो भ्रष्टाचार मापन सूचकांक निकालता है हर साल, कि भ्रष्टाचार में भारत कहाँ पे है, कौन सा देश सबसे भ्रष्ट है, कौन सा देश सबसे कम भ्रष्ट है? रैंक निकालता है ना, आपने करंट अफेयर में भ्रष्टाचार माप सूचकांक में पढ़ा होगा, वो यही संस्था है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ये जर्मनी की संस्था है। तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे कि जर्मन की ये संस्था कैसे काम करती है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, और कैसे इसके कौन कौन से इंडेक्स आते हैं जिससे भ्रष्टाचार का ये मापन करते हैं। फिर लोकपाल लोकायुक्त, लास्ट में ये छोटा सा टॉपिक है। अब इन सब पर आधारित लास्ट में हमें पढ़ना है केस स्टडी, ठीक है। इन सब पर आधारित आपको 10 के 50-100 ऐसे केसेस दूंगा छोटे छोटे, है ना, और उसमें आपको निकालना है कि बेस्ट क्या सोल्यूशन होने चाहिए, उनके क्वेश्चन दिए रहेंगे, उस क्वेश्चनों को सॉल्व करने कैसे, ठीक है। तो ये सबसे लास्ट में पढ़ेंगे, जब हम पूरा सिलेबस पढ़ चुके होंगे तो लास्ट में केस स्टडी। कल से आप लोग 9 बजे आ जाना, है ना, जो भी क्लासेस करना मैडम अब भी, और कल से हम शुरुआत करेंगे 4 वाक्य से, ठीक है। दर्शन पढ़ेंगे शुरुआत में, ज्यादा मजा आएगा, है ना। फिर हम इन चीजों में मनोविज्ञान वगैरह में पहुंचेंगे, या फिर हम देखेंगे भारतीय दर्शन के बाद शायद कुछ टॉपिक मनोविज्ञान के पढ़ा दूंगा, फिर वापस दर्शन में पढ़ा दूंगा, जैसे भी होगा अपन कर लेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं।